नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। सत्ता में आज बात होगी पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की कट्टरपंथी सोच की, कट्टरपंथी अप्रोच की। जो है तो सेना प्रमुख, फील्ड मार्शल, लेकिन उनकी तकरीरें और भाषा कट्टरपंथी मौलाना वाली होती है। मुनीर के नए बयान से, नई तकरीर से क्या हो सकता है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोपीय देशों में तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने फिर से कहा है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने पर अपना दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने यह भी कह दिया कि 8 युद्ध रुकवाने के बावजूद नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, उन्हें तो अब शांति पर भरोसा ही नहीं रह गया। सवाल यही है कि ट्रंप के ऐसे सख्त संदेश हैं किसके लिए? सत्ता की विशेष कुंजी आज आपके सामने ये भी रखेगी। बीजेपी में आज से नवीन युग का आरंभ हो चुका है। आज आधिकारिक रूप से नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी मुख्यालय में इसकी घोषणा की गई। पीएम मोदी ने माला पहनाकर नितिन नवीन का स्वागत किया। पीएम मोदी ने इस दौरान संबोधन में कहा कि वो कार्यकर्ता हैं और नितिन नवीन उनके बॉस। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 3 दिन से धरने पर हैं। इस मामले में नई जानकारी यह है कि माघ मेला प्रशासन ने उन्हें नोटिस भेजा है। यह कहा है कि 24 घंटे में साबित करें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद असली शंकराचार्य हैं। प्रशासन को जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से भी प्रशासन को नोटिस भेजा जा रहा है। नोएडा के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने MZ वेस्ट टाउन के मालिक अभय कुमार को गिरफ्तार किया है। आज SIT ने घटनास्थल पर जाकर जांच की। कर्नाटक में अश्लील वीडियो कांड पर सरकार ने एक्शन लिया है। DGP सिविल राइट एनफोर्समेंट रामचंद्र राव को सस्पेंड किया गया है। महिलाओं के साथ कई अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें रामचंद्र ने फर्जी बताया। सत्ता के न्यूज मित्रों को शेयर बाजार वाला अपडेट भी देंगे। भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1065 अंक टूटा और निफ्टी में 353 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों के एक ही दिन में करीब 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां सेना प्रमुख भी कट्टर मौलाना की तरह भाषण दे रहे हैं। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में असीम सत्ता हासिल करने वाले सपने देख रहे हैं। मौका कोई भी हो, मंच कोई भी हो, देश की स्थिति जैसी भी हो, आसिम मुनीर सिर्फ और सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं। यह बात एक बार फिर से साबित हुई। आसिम मुनीर के नए बयान में मजहबी आग है, नफरती चिंगारी है। पाकिस्तान के लाहौर में एक अखबार को दिए गए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में मुनीर ने फिर से यह साबित कर दिया कि वो इस्लाम को हथियार बनाकर असली मकसद पूरा करेंगे। ऐसे शब्दों और ऐसे भाषणों के बाद मुनीर को कट्टरपंथी मौलाना कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में उनकी छवि सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल से ज्यादा मजहबी तकरीरें देने वाले मौलाना की तरह बन गई है, क्योंकि उनकी भाषा बिल्कुल उसी तरह की है। ऐसा लगता है मुनीर को हर फ्रंट पर पिट रही अपनी सेना की चिंता नहीं है, बल्कि अपना मकसद पूरा करने की फिक्र ज्यादा है। जब आप मुनीर के एक एक शब्द के बारे में जानेंगे तो समझ पाएंगे क्यों उन्हें मौलाना कहा जा रहा है। सत्ता के न्यूज मित्रों को कल हमने बताया था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ के नाती की शादी कैसे चर्चा में थी। शादी महंगी थी, शाही शौक थे इसमें, महंगी ड्रेसेस थी इसमें, भारतीय डिजाइनर लहंगे को लेकर पूरा पाकिस्तान जो है विवाद में भी पड़ गया था। और अब नवाज शरीफ के नाती जुनैद सफदर के वलीमा यानी रिसेप्शन को लेकर विवाद हो रहा है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कट्टर मौलाना वाली तकरीर एक बार फिर से दे दी। पाकिस्तान के एक अखबार के साथ बातचीत में उन्होंने कई नफरती और मजहबी बयान दिए। बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और सैन्य अधिकारी मौजूद थे। पाकिस्तान अखबार से बातचीत में मुनीर की 5 तकरीरों की चर्चा हर जगह हो रही। आसिम मुनीर ने यहां क्या कहा? कहा कि इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान का असली मकसद पूरा होने वाला है। दूसरी बात कही कि अल्लाह ने पाकिस्तान को मकसद हासिल करने का ऐतिहासिक मौका दिया है। तीसरी बड़ी बात कही कि इस्लामिक देशों के बीच पाकिस्तान को खास दर्जा हासिल है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में इस्लामिक देशों में पाकिस्तान की अहमियत और बढ़ेगी। मुनीर अपनी तारीफ करने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से सराहना मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, और यह भी अल्लाह की मेहरबानी।
ये हैं तकरीरें, और इसीलिए असीम मुनीर फील्ड मार्शल नहीं, मौलाना असीम मुनीर ज्यादा लग रहे हैं। असीम मुनीर जो अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल कहे जाते हैं, पिछले 3 वर्ष से वहां के सेना प्रमुख हैं। 29 नवंबर 2022 से वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। मूल रूप से कार्यकाल 3 वर्ष का था, लेकिन 2024 में एक संशोधन के जरिए उनका कार्यकाल 5 साल तक एक्सटेंड किया गया। इतना ही नहीं, दिसंबर 2025 में पाकिस्तान का पहला CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनको बनाया गया। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान की सेना कई फ्रंट पर पिटी, चाहे वो बलूचिस्तान की बात हो, अफगानिस्तान बॉर्डर पर TTP के हमलों की चर्चा हो, हर जगह पाकिस्तान के सेना के जवान मारे गए। लेकिन मुनीर को इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर अपनी सत्ता को मजबूत करना है। असीम मुनीर की डिक्शनरी में सैन्य शक्ति के मामले में सिर्फ और सिर्फ हार है। वहीं कट्टरपंथी शब्दकोश की बात करें तो यह नफरत और जुबानी जहर से भरा पड़ा शब्दकोश है। आपको बताते हैं कि असीम मुनीर की कट्टरपंथी शब्दकोश डिक्शनरी में कौन कौन से शब्द हैं। कलमा, मकसद पूरा होगा, पाक की बुनियाद, 2 नेशन थ्योरी, इस्लामिक देश, हिंदू मुस्लिम में बुनियादी फर्क, ये है उस डिक्शनरी में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मुनीर ने कई मजहबी तकरीरें दी, जिनसे उनका असली मकसद अपने आप सामने आ जाता है। 5 मकसद सामने रखता हूं। क्या अल्लाह का नाम लेकर मुनीर अपनी हार को छिपा रहे हैं? जुबान पर अल्लाह का नाम लेकर क्या अपने कर्मों पर मजहब का पर्दा डाल रहे हैं? अल्लाह के नाम पर आवाम का मजहबी ब्रेन वॉश कर रहे हैं? क्या आतंकियों से अपनी साठगांठ को जायज ठहराना चाहते हैं? क्या मजहबी तकरीरों से अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं मुनीर? लाहौर में मुनीर धर्म के नाम पर नफरत का प्रचार कर रहे हैं, कट्टर मौलाना की तरह प्रवचन दे रहे हैं, और वहीं स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान की ग्लोबल फजीहत हो रही है। कल और आज वहां के स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सोचिए, दुनिया भर के कई बड़े नेता और बिजनेस लीडर्स दावोस में हैं। वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजियां हो रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पश्तून समुदाय के खिलाफ अत्याचार का आरोप लगाया और यह कहा कि खैबर पख्तूनवा और पाकिस्तान के दूसरे पश्तून क्षेत्रों में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना को आतंकवादी सेना कहा और वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को सामने लाने की मांग की। यही पाकिस्तान की हकीकत है, असीम मुनीर की हकीकत भी। पाकिस्तान में भी शहबाज और मुनीर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के नेता ने मुनीर को आईना दिखाया। आपको पाकिस्तान में वरिष्ठ पश्तून नेता महमूद खान का वो बयान सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की संसद में यह कहा कि देश की संसद को देश की असली ताकत का मरकज बनना चाहिए, केंद्र बनना चाहिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता नियुक्त होने के बाद अपने पहले ही भाषण में उन्होंने सेना और संविधान का जिक्र कर असीम मुनीर को आईना दिखा दिया। सुना आपने कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियों के दायरे में रहकर काम करें, अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने के चक्कर में ना रहें, तो मैं उनका भी एहतराम करूंगा, उनको इज्जत दूंगा, ये बात कही जा रही है। और सत्ता में अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनकी नोबेल वाली जिद से पूरी दुनिया वाकिफ है। उनका पिछला पूरा साल नोबेल 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 रटते बीता। कोई बच्चा भी खिलौनों के लिए इतनी जिद नहीं करता होगा जितना डोनाल्ड ट्रंप शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए करते दिखाई दिए। इतनी जिद के बाद भी जब ट्रंप को नोबेल नहीं मिला तो अब वो बदला लेने पर उतर आए। इस नोबेल बदलापुर में ट्रंप शांति दूत वाली भूमिका में नहीं होंगे, बल्कि वो पूरी दुनिया में आग लगाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने इसको लेकर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गायर स्टोर को लंबा संदेश भेजा। ट्रंप की इस चिट्ठी में कूटनीति का संदेश नहीं है, कयामत वाला मैसेज है। उन्होंने खुलकर कहा कि अब शांति की ठेकेदारी सिर्फ उनकी नहीं है। ट्रंप के इस लेटर में साफ साफ धमकी है। ट्रंप ने कहा कि अब वो हर हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जा करके रहेंगे। इससे पहले शायद ही अपने किसी वर्ल्ड लीडर को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इतना बेचैन, डेस्परेट देखा हो। ट्रंप की इस बेचैनी की कीमत अब पूरे यूरोप को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रंप ने फाइनल कर लिया है कि अब -50 डिग्री तक ठंडे तापमान वाला ग्रीनलैंड युद्ध की आग में जलकर रहेगा, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपने सहयोगी नेटो देशों से लड़ना क्यों ना पड़ जाए। ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को जो धमकी वाला लेटर भेजा है, उससे ट्रंप के इरादे बिल्कुल साफ समझ में आ रहे हैं। ट्रंप ने लिखा, मैंने 1 वर्ष में 8 से ज्यादा युद्ध रुकवाए, फिर भी नॉर्वे ने मुझे नोबेल नहीं देने का फैसला लिया। अब मुझे शांति के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि अमेरिका के लिए क्या सही है। और फिलहाल ये सही है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होना चाहिए, क्योंकि डेनमार्क उस जमीन को रूस और चीन से नहीं बचा सकता। वैसे भी डेनमार्क के पास ग्रीनलैंड के मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं, यह भी कहा। साथ ही ट्रंप ने लिखा कि नेटो के लिए अमेरिका ने बहुत कुछ किया है,
अब वक्त है कि नेटो भी ग्रीनलैंड पर अमेरिका का साथ दे। ट्रंप के इस लेटर की नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने पुष्टि की है और साथ ही कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। कहा, हमने टैरिफ पर ट्रंप से बात की, लेकिन बातचीत को अलग मोड़ पर वो ले गए। नोबेल और ग्रीनलैंड का जिक्र करने लगे, जबकि नोबेल विजेताओं के चयन में नॉर्वे सरकार का कोई हस्तक्षेप होता ही नहीं। नोबेल वाले दुख में डूबे ट्रंप अब किसी की सुनने को तैयार नहीं। उन्हें लग रहा है कि नॉर्वे सरकार ने जानबूझकर उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने दिया, जबकि सच्चाई यह है कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी स्वतंत्र तौर पर करती है। सभी संभावित उम्मीदवारों के कामों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके बाद नोबेल कमेटी बेहद गुप्त तरीके से बहुमत के साथ विजेताओं का नाम चुनती है, फैसला करती है। इसमें नॉर्वे की सरकार का कोई सीधा हस्तक्षेप होता ही नहीं, लेकिन ट्रंप यह बात मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने फिर से नॉर्वे पर नोबेल वाली हेराफेरी का आरोप लगा दिया है। पहले नोबेल की रट भी, फिर यह भी कि नॉर्वे का कंट्रोल है। अगर नॉर्वे का कोई कहता है कंट्रोल नहीं है तो वो असल में मजाक करता है। और फिर यह भी कि मुझको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो लोगों की जान बचाना चाहता हूं। और फिर यह भी कह देना कि अब शांति का नोबेल अगर नहीं मिलता तो फिर शांति का मैं पैरोकार क्यों बनूं। शांति पुरस्कार नहीं मिलने से नाराज ट्रंप अब विस्तारवादी बन चुके हैं। उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि किस तरह ग्रीनलैंड पर कब्जा किया जाए। पिछले 12 घंटे में इसके 3 बड़े संकेत सामने आए। ट्रंप ने एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिसमें वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडे के साथ खड़े हुए हैं। उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद हैं। यानी ट्रंप ने संदेश दिया कि वो बहुत जल्द ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेने वाले हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह पुरानी तस्वीर है जिसमें वो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ बैठे हुए हैं। पीछे एक मैप है जिसमें ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा दिखाया गया है। यह भले ही एक तस्वीर हो, लेकिन इसके कूटनीतिक मायनों से पूरे यूरोप में जबरदस्त हलचल है। इसके अलावा उन्होंने नेटो चीफ मार्क रुटे से बात करके ग्रीनलैंड पर बहुत जल्द मीटिंग बुलाने के लिए भी कहा है। ट्रंप की इन हरकतों से नेटो के बाकी देश चिंतित जरूर हैं। बताया जा रहा है कि कई नेटो देशों ने अमेरिका से खुफिया जानकारी वाला तालमेल नहीं रखने का फैसला किया है, क्योंकि नेटो को ग्रीनलैंड पर सीक्रेट जानकारी लीक होने का डर लगने लगा है। यूरोपीय देशों के तेवर बता रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका हमला करता है तो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश भी एक्शन में आएंगे। नेटो का आर्टिकल 5 लागू माना जाएगा और अमेरिका यूरोप में जंग की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो ट्रंप को इस सब की कोई चिंता नहीं दिख रही है। कूटनीतिक खींचतान के बीच अमेरिका ने एक सैन्य विमान ग्रीनलैंड भेजा है, जिसे ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पर तैनात किया जाएगा। हालांकि इसकी जानकारी डेनमार्क और ग्रीनलैंड को दी गई है। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर ट्रंप बहुत गंभीर हैं, लेकिन यूरोप के नेताओं की गंभीरता सिर्फ बयानों तक सीमित ही दिखाई दे रही है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? देखिए, नेटो के 7 देशों ने मिलकर ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम से ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन इसके लिए फ्रांस ने सिर्फ 15, जर्मनी ने 13, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और फिनलैंड ने 2-2 सैनिक भेजे हैं। 7 देशों ने कुल मिलाकर 40, और ब्रिटेन ने तो ग्रीनलैंड में अपना सिर्फ 1 सैनिक भेजा है। क्या यूरोप सिर्फ 40 सैनिकों से ताकतवर अमेरिका का मुकाबला करेगा ग्रीनलैंड को बचाने के लिए? इस पर सवाल उठाते हुए इटली ने इसे एक मजाक करार दिया है, जो कि जायज भी। ग्रीनलैंड पर सहमति बनाने के लिए ट्रंप यूरोप के नेताओं को धमका रहे हैं। इसके लिए उन्होंने स्क्रीनलैंड वाली धौंस नीति अपनाई है, जिसमें वो दूसरे देश के नेताओं से हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आमतौर पर कूटनीति मर्यादित तरीके से होती है, लेकिन ट्रंप को कूटनीतिक मर्यादा से कोई लेना देना लगता है नहीं। उनका नया शौक है वर्ल्ड लीडर्स के साथ हुई कूटनीतिक बातचीत के स्क्रीनशॉट्स शेयर करना, जिसमें उनका पहला टारगेट बने हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। मैक्रों ने ट्रंप को मैसेज किया, लिखा, सीरिया में आपकी कार्रवाई के साथ हैं, ईरान में भी साथ दे सकते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड पर आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। एक दूसरे मैसेज में मैक्रों ने लिखा, मैं पेरिस में G7 की बैठक बुला सकता हूं, मैं यूक्रेन, डेनमार्क, सीरिया और रूस को भी इसमें आमंत्रित कर सकता हूं। मैक्रों ने अमेरिका लौटने से पहले ट्रंप को साथ में डिनर करने का न्योता भी दिया, और ट्रंप ने इसकी पूरी चैट को अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके अलावा उन्होंने नेटो चीफ मार्क रुटे के वो मैसेजेस भी शेयर कर दिए जिसमें ट्रंप की तारीफ की गई थी। रुटे ने कहा था कि वो गाजा और यूक्रेन में ट्रंप के प्रयासों का प्रचार करेंगे। यानी नोबेल और ग्रीनलैंड की चाहत में ट्रंप दोस्ती भी भूल गए हैं और कूटनीतिक तकाजे भी। सत्ता की अगली स्टोरी की तरफ आपको ले चलते हैं। अगली खबर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और यूपी सरकार के बीच चल रहे स्नान विवाद का एक्सटेंशन है, जिसमें अब प्रयागराज मेला प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का ही प्रमाण मांग लिया है, जिसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गुस्से से लाल हैं और हर सवाल का जवाब देने का ऐलान कर रहे हैं।
दरअसल मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान में प्रोटोकॉल के साथ स्नान नहीं करने और शिष्यों पर लाठी चार्ज के खिलाफ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद अनशन कर रहे हैं। अनशन की ये आग बुझी भी नहीं थी कि प्रयागराज प्रशासन ने ऐसी कार्रवाई कर दी कि इसने आग में घी डालने का काम कर दिया। प्रयागराज प्रशासन ने कल रात स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद के शिविर के बाहर एक नोटिस चिपकाया और 24 घंटे के भीतर यह जवाब देने के लिए कहा कि वो खुद को शंकराचार्य क्यों कहते हैं। इस नोटिस के डिटेल्स में अगर आप जाएं तो इसमें कहा गया है कि अभिमुक्तेश्वर आनंद कैसे खुद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के तौर पर बताते हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई अग्रिम आदेश पट्टाभिषेक के संबंध में पारित नहीं करता है, तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के तौर पर पट्टाभिषेक कैसे कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अभिमुक्तेश्वर आनंद से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद को मेला प्रशासन की यह बात काफी चुभ गई। ये सीधे सीधे उनकी धार्मिक सत्ता को चुनौती की तरह थी, इसलिए उन्होंने सरकारी नोटिस का जवाब देने का ऐलान किया है। लेकिन इससे पहले उन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने 3 बातें कही। पहली बात, क्या मेला अधिकारी तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है। दूसरी बात, शंकराचार्य वही जिसे बाकी शंकराचार्य दर्जा दें। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश हमारे पक्ष में है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। रात को लगभग 12 बजे के बाद कानून को आए थे, तो रात को 12 बजे उन्होंने हमारे शिविर की दीवार पर नोटिस चस्पा कर दिया। मेला अधिकारी को ये पावर कहाँ से है कि वो जिसको घोषित करेगा कि यही शंकराचार्य वही शंकराचार्य होगा। ये कब से अथॉरिटी मिल गई है मेला अधिकारी को? उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या ये अथॉरिटी है कि वो घोषित करे कि ये शंकराचार्य है और ये शंकराचार्य नहीं है? जब मामला निलंबित रहता है तो अंतरिम आदेश होता है। तो अंतरिम आदेश किसके पक्ष में है बताओ? हमारे पक्ष में है। उसका उल्लेख आप नहीं करते हो, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के सुप्रीम कोर्ट के ही आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। ये गलत है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेके स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है, और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद के अपने तर्क हैं और मेला प्रशासन के अपने। लेकिन इन दोनों तर्कों के बीच इस पूरे विवाद में प्रशासन की मंशा पर वो 5 सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब माघ मेला प्राधिकरण को देना होगा। सवाल नंबर 1, क्या सनातन धर्म के सर्वोच्च पद शंकराचार्य का फैसला अब सरकारी फाइलों में होगा? सवाल नंबर 2, क्या किसी सरकारी क्लर्क की इतनी हैसियत है कि वो आदि गुरु की गद्दी पर सवाल उठा दे? सवाल नंबर 3, अगर प्रशासन को लगता है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद शंकराचार्य नहीं है, तो अब तक उन्हें शंकराचार्य मानकर सरकारी सम्मान, सुरक्षा और सुविधाएं क्यों दी जा रही थी? सवाल नंबर 4, माघ मेले में जमीन आवंटन की प्रक्रिया धार्मिक अखाड़ों की सहमति से होती है, तो क्या प्रशासन ने इस नोटिस से पहले संतों की राय ली? और सवाल नंबर 5, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, तो फिर मेला शुरू होने के ठीक बीच में यह नोटिस भेजकर संतों को अपमानित करने की जरूरत क्या थी? दरअसल कुछ लोग स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के तौर पर मानते हैं, लेकिन यह पद विवादित रहा है क्योंकि इसके समर्थक कहते हैं कि वो उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर हैं, जबकि विरोधी कहते हैं कि उनकी नियुक्ति मान्यताओं के मुताबिक नहीं हुई, इसीलिए वो शंकराचार्य नहीं। ऐसे में सवाल है कि शंकराचार्य कौन होगा, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला न सरकार करती है और न कोर्ट और न ही कोई डीएम। इसका फैसला कैसे होगा? ये 1200 साल पहले खुद आदि शंकराचार्य ने एक ग्रंथ में लिख दिया था। उस ग्रंथ का नाम है मठामनाय उपनिषद। शंकराचार्य की परिभाषा मठामनाय यानी मठों का संविधान, उसके मुताबिक होती है। इसके मुताबिक शंकराचार्य की कुर्सी सिर्फ उसे मिलती है जो इस एक मंत्र पर खरा उतरे, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यानी जो वेदों का परम ज्ञानी हो और जो ब्रह्म यानी ईश्वर में पूरी तरह लीन हो। इस ग्रंथ के मुताबिक शंकराचार्य बनने के लिए 4 शर्तें अनिवार्य हैं। दंडी सन्यासी, उम्मीदवार का जन्मजात ब्राह्मण होना, बाल ब्रह्मचारी और विधिवत दंडी सन्यासी होना, महाविद्वान, उसे चारों वेद, उपनिषद और वेदांत का कंठस्थ ज्ञान होना चाहिए, जितेंद्रिय, जिसने अपनी सभी इंद्रियों, क्रोध और लोभ को जीत लिया हो, परिव्राजक, जो धर्म प्रचार के लिए लगातार यात्राएं करता रहे, एक जगह न रुके। आदि शंकराचार्य ने सन्यासियों के लिए ये नियम इसलिए बनाए थे ताकि वो किसी एक जगह लोगों से
मोह करके रुक न जाएं, उनका काम धर्म प्रचार के लिए लगातार भ्रमण करना बना रहे। शंकराचार्य की पूर्ण उपाधि होती है परमहंस परिव्रजकाचार्य, यानी वो आचार्य जो परमहंस हैं और धर्म के लिए निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। अब ये देखिए कि कैसे होती है ये नियुक्ति। नियम कहता है पट्टाभिषेक किया जाए। जब एक शंकराचार्य अपना शरीर छोड़ते हैं तो नए शंकराचार्य का अभिषेक बाकी 3 पीठों की सहमति और काशी विद्वत परिषद की मुहर के साथ होता है। काशी विद्वत परिषद में देश के सबसे बड़े संस्कृत विद्वान, वेदांती और तर्कशास्त्री बैठते हैं। पूरा शास्त्रार्थ संस्कृत भाषा में होता है। उम्मीदवार से वेदों, उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र पर कठिन से कठिन सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीदवार को तर्कों के साथ उनका जवाब देना होता है और विपक्षी विद्वानों को संतुष्ट करना होता है। इसके बाद ही धार्मिक मान्यता मिलती है। अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में शारदा पीठ, श्रृंगेरी और कालिका पीठ, द्वारका के शंकराचार्य का समर्थन तो उन्हें था, लेकिन गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य का समर्थन नहीं था। इसलिए ये पूरा मामला अटक गया। यहां यह भी समझना होगा कि अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने पर विवाद क्यों है। इसमें अविमुक्तेश्वरानंद का पक्ष यह है कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क यह है कि मठामनाय का हवाला देकर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद और कुछ अन्य संतों का तर्क है कि इस नियुक्ति में चारों पीठों की सहमति नहीं ली गई। पुरी के शंकराचार्य को छोड़कर अविमुक्तेश्वरानंद को बाकी 2 पीठों के शंकराचार्यों का समर्थन है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है कि क्या वसीयत से शंकराचार्य बन सकते हैं या प्रक्रिया का पालन जरूरी है। यानी लड़ाई परंपरा से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन ने इसमें कूदकर आग में घी डालने का काम किया है। वैसे इस पूरे विवाद के बीच में विरोधी दलों को अच्छा मौका मिला है। वो बीजेपी को हिंदू धर्म विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। करीब करीब सभी विरोधी दल बीजेपी पर तीखे हमले बोल रहे हैं। आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? शासन की तरफ से उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार में इससे अधिक उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तो बात आगे भी बढ़ जाएगी। मैं पूछूं कि आप अपने बाप के बेटे कैसे साबित होंगे, तब तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। तो डीएनए उनका भी टेस्ट, उनका भी टेस्ट, तब ना बात सामने आएगी। 4 ही तो पीठ है सारे संसार में, और उस पीठ के शंकराचार्य को इतने बड़े धार्मिक पर्व के अवसर पर उनको अपमानित किया गया। उनसे मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो वो आंदोलन है कि गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए भारत में, तो इससे आहत है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी के साथ जिस तरह से घटना घटी है, बहुत दुखद घटना है। प्रशासन को इस तरह से अत्याचार नहीं करना चाहिए था। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। तत्काल योगी सरकार को उनसे माफी मांगनी चाहिए। योगी जी स्वयं संत है, संत हृदय नवनीत समाना, तो साधु को स्वयं आकर साधु से माफी मांग देंगे तो कोई बात नहीं है। और अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें आज का दिन बीजेपी के लिए एक अहम दिन रहा, क्योंकि 45 वर्ष की बीजेपी को आज 45 वर्ष के नितिन नबीन के रूप में 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। बिहार के बांकीपुर से विधायक नितिन नबीन ने आज पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी के अध्यक्ष पद का ग्रहण किया। आज सुबह से ही दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में काफी हलचल थी। सुबह करीब 11 बजे से बीजेपी में संगठन पर्व की शुरुआत हुई। इसके बाद जैसे ही पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे, नितिन नबीन को सबसे पहले निर्विरोध चुने जाने का प्रमाण पत्र सौंपा गया और इसके बाद पीएम मोदी ने माला पहनाई। पीएम मोदी और नितिन नबीन ने बीजेपी दफ्तर में मौजूद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इसके बाद पीएम मोदी और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संगठन मंत्री नितिन नबीन के साथ उनके कक्ष में पहुंचे, जहां उन्हें कुर्सी पर बिठाया गया। यहां उन्होंने हस्ताक्षर करके पदभार को औपचारिक रूप से ग्रहण किया। इस दौरान पीएम मोदी वहीं उनके पीछे खड़े रहे। इस दौरान एक पारिवारिक तस्वीर भी दिखी। नितिन नबीन का पूरा परिवार उनके कक्ष में पहुंचा।
सब अध्यक्ष की कुर्सी के पास खड़े थे। नितिन नवीन की पत्नी, तीनों बच्चे और परिवार के बाकी सदस्य भी वहां मौजूद थे। पीएम मोदी ने बच्चों को अपने हाथ से मिठाई खिलाई। इसी दौरान नितिन नवीन अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर खड़े रहे। जब नितिन नवीन कुर्सी पर बैठे उस दौरान भी पीएम मोदी खड़े ही थे। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान यह साफ साफ कहा कि मैं भले ही पीएम हूं, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में मेरे बॉस नितिन नवीन ही हैं और वो मेरे काम का आंकलन करेंगे। जबकि नितिन नवीन ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका निर्वाचन एक साधारण कार्यकर्ता की असाधारण यात्रा को मिला सम्मान है। एक बार सुनिए उन्होंने और क्या क्या कहा। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के उस सामान्य राजनीतिक दल नहीं जिसके लिए हम काम करते हैं। हम उस विचार के साथ काम करते हैं जिस विचार से हम राजनीतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ उस नारे के साथ काम करते हैं जहां राष्ट्र प्रथम के नारे, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। आज का क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूं। और अब आगे बढ़ते हुए आपको कुदरत की सत्ता से भी मिलवा दें, जिसके आगे इंसान अक्सर बेबस हो जाता है। इसकी लेटेस्ट तस्वीरें रूस के कामचटका से सामने आई हैं, जहां बर्फबारी ने 146 साल का, लगभग 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी बर्फबारी हुई कि पूरा शहर बर्फ से पट गया। लोगों के घर और गाड़ियां बर्फ के नीचे दब गए। हालात ये कि यहाँ कई मीटर ऊंचाई तक बर्फ ही बर्फ है। कुछ जगहों पर बर्फ की परतें 4 मंजिला इमारतों तक पहुंच गई हैं। लोगों को अपने घरों से निकलने के लिए खिड़कियों से कूदकर बर्फ के ढेर में उतरना पड़ रहा है। कई वीडियो ऐसे भी सामने आए जिसमें लोग सुरंगें खोदकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो कई जगहों पर लोग घंटों मेहनत कर बर्फ हटाने की कोशिशें कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ पिछले कई दिनों से बर्फीले तूफान आ रहे हैं, जिसकी वजह से बर्फबारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं।